सभी को नमस्कार। आज उन लोगों के लिए क्लास है जो ये कहते हैं कि मैथ में बहुत कमजोर है, जिनका मैथ वीक है। मैथ कमजोर होना गलत बात नहीं है, ये किसी का भी हो सकता है। और आज की जो शिक्षा की पद्धति है वो इतनी दोषपूर्ण हो गई जिसकी वजह से आज ये सब समस्याएं आ रही हैं। तो आप लोग हताश ना हो, आप लोग बैठे हैं। मैं शुरुआत यहाँ से करूँगा, जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है उसके लिए है, जो मैथ में कमज़ोर हैं उनके लिए है। और ये गारंटी के साथ है कि अगर आप हमारे साथ यहाँ से शुरुआत कर देंगे तो निश्चित तौर से आप मैथ में वीक नहीं रहेंगे, मैथ की आपकी कमजोरी दूर हो जाएगी। लेकिन यहाँ से आप अच्छे समझें। ये है कुछ, इसके बाद और भी वीडियो है उन्हें आप देख लेंगे। और ये बेसिकली है, यहाँ से आप देखेंगे, आप देखेंगे संख्या पद्धति जो मैथ है, मैथ की बेस है, स्टार्टिंग है संख्या पद्धति। अगर इसको आपने पढ़ लिया तो मैथ बहुत अच्छे से हो जाएगा। और अमूमन होता है क्या कि जब भी आप कहीं कोचिंग में या कहीं भी जाते हो तो सबसे पहले वो परसेंटेज उठा लेंगे या कोई और चीज़ उठा लेते हैं, तो बाकी चीज़ समझ में नहीं आती। तो आज यहीं से लेके चलते हैं संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। जो इंग्लिश मीडियम वाले वो भी देखते रहे, जो हिंदी वाले वो भी देख लें। संख्या पद्धति होती क्या है? एक ऐसी पद्धति होती है जहाँ संख्याओं का और इनका एक संबंध जोड़ा जाता है, संबंध दिखाया जाता है। संबंध क्या है? तो यहाँ पर देखिए, आप अगर आप कोई भी चीज़ स्टार्टिंग करते हैं तो कहाँ से जोड़ते हैं? 1 2 3 4 5 6, इस तरह से आप नंबरों की शुरुआत करते हैं। कहाँ से करते हैं? 1 से। तो जो 1 से नंबर शुरुआत करते हैं इन्हें कहते हैं हम प्राकृतिक संख्याएं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर। ये आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, नेचुरल नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्टिंग करते हैं, जो सामान्य गिनती में हम यूज करते हैं। 1 2 3 4, जीरो नहीं जोड़ो। कोई भी चीज उठाओगे तो जीरो नहीं उठाओगे, क्या कहोगे? 1 2 1 से स्टार्ट करते हैं, तो ये क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, इसके बाद आपकी आती है, अगर इसी संख्याओं में हम जीरो को और जोड़ दें प्राकृतिक संख्याओं के आगे, 0 1 2 3 है ना, 4 5, इस तरह से जो आगे अनंत तक चली जाती है, अनंत तक, तो ये क्या कहलाती है? जब जीरो और जुड़ जाती है तो ये कहलाती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। क्या होती है? होल नंबर। ये होल नंबर हो जाती है। इसके बाद अगर आगे चलते हैं, क्योंकि ये तो जीरो से शुरू है, लेकिन काफी संख्याएं ऐसी होती हैं जिनमें हम माइनस और करते थे, माइनस करते थे, तो ये ऋणात्मक संख्याएं और आ जाती हैं। जैसे कि आपका जीरो से आगे चली और इसी के 0 1 2 3 4 5 ये आगे चलेंगी। और इधर जब हम ले लेते हैं तो -1 -2 -3 है ना, -4 -5, ये जो संख्याएं इधर चली जाती हैं। जब इस तरह की संख्याएं हो जाती हैं तो इन संख्याओं को कहते हैं हम पूर्णांक संख्या। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। ये आपकी एग्जाम में जरूर आती है इस तरह से कि पूर्ण संख्याएं है ना, पूर्णांक संख्याएं या फिर प्राकृतिक संख्याएं, इस तरह की संख्याएं आती हैं। तो ये कौन सी कहलाती है? पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। इन्हें कहते हैं इंटीजर्स। क्या कहते हैं? इंटीजर्स। जो इंग्लिश वाले को लिखते रहे, इंटीजर्स। अब ये संख्याएं, अब यहाँ पर देखिए पूर्णांक संख्याएं कितने तरह की हो गई? 3 तरह की हो गई। यहाँ से ये होती है आपकी धन पूर्णांक, धन पूर्णांक, और यहाँ से इधर वाली होती है ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। और ये जो होता है ये शून्य पूर्णांक, ये आपका शून्य पूर्णांक होता है। तो ये आपका ऋण पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और धन पूर्णांक, यानी जितने भी 1 से लेके आगे तक है वो कौन सा होते हैं? धन पूर्णांक होते हैं। और 0 के नीचे जो माइनस वाले होते हैं ऋण पूर्णांक होते हैं। ठीक है, और ये आपके शून्य पूर्णांक होते हैं। अब बेटा आप समझो, एक आपकी प्राकृतिक संख्या हो गई, एक आपकी पूर्ण संख्या हो गई, एक आपकी पूर्णांक हो गई, यानी नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स, ये 3 चीज हो गई। अब इन तीनों चीजों को मिला के आगे क्या बनता है? आगे होती है परमेय संख्या। परमेय संख्या, परमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर। ये क्या होते हैं? ये वो संख्याएं होती हैं जो कि P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं।
पी बाई क्यू के रूप में लिखी जा सकती है, यानी भिन्न के रूप में सही तरह से लिखी जा सके, ये संख्याएं आपकी परमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, रेशनल नंबर कहलाती है। जैसे कि आपकी 2/3 परमेय संख्या है, ठीक है, 1/2 परमेय संख्या है, 2 परमेय संख्या है, ये परमेय संख्या है। जितनी भी आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं ये सब परमेय संख्याएं कहलाती हैं। जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं ये भी परमेय संख्याएं कहलाती हैं, और जितनी आपकी पूर्णांक संख्याएं हैं ये भी सब परमेय संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। इसमें एक चीज और देखना परमेय संख्या में कि अगर दशमलव वाले पॉइंट हैं, दशमलव वाले वो पॉइंट हैं जो कि पूरे पूरे निकलते हैं, वो भी इसमें आते हैं। जैसे आपका 2.325 2.325 अगर ये हुआ तो ये आपका परमेय संख्या में आ जाएगा। अगर यही चीज इस तरह से आ जाए 2.32578 आगे निकलता नहीं, जब पूरा नहीं निकलता तो ये परमेय संख्या में नहीं आता, ये कहाँ चला जाता है? अपरमेय संख्या में चला जाता है, इसमें परमेय संख्या में नहीं होगा। दूसरा, अगर आपका 2.325 किसी संख्या को रिपीट जब होने लगता है तो उसको वो भी संख्या परमेय संख्या में आ जाती है, वो संख्या परमेय संख्या में आ जाती है। जिस संख्या के बाद दशमलव वाला पॉइंट रिपीट होने लगता है तो वो संख्या कहाँ आ जाती है? परमेय संख्या में आ जाती है। लेकिन जिस संख्या का रिपीटिंग नहीं होती और वो कंटिन्यू चलता रहता है, कंटिन्यू चलता रहता है, यानी अशांत होती है, इसे क्या कहते हैं? अशांत संख्या कहते हैं। तो ये संख्या अपरमेय संख्या में आती है, परमेय संख्या में नहीं आती। दूसरी बेटा समझना कि आपका एक पाई है, क्या है? पाई। तो पाई तो कहाँ जाएगी? अपरमेय संख्या में जाएगी, लेकिन पाई की वैल्यू जो होती है 22/7 वो कितनी आ जाएगी? परमेय संख्या में आ जाएगी। ये कहाँ चली जाएगी? अपरमेय, ये परमेय संख्या नहीं है, ये कहाँ जाएगी? अपरमेय संख्या में आएगी। ठीक है, तो ये कहाँ हो जाएगी? परमेय संख्या में आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से। अभी आगे चलते हैं हम अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या क्या होती है? इरेशनल नंबर। अपरमेय संख्या बेटा, अपरमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें कि हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखना बेटा कि q की वैल्यू हमेशा 0 नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर क्या है कि q इज नॉट इक्वल टू 0, तब ये होगी। q की वैल्यू कभी 0 नहीं होनी चाहिए, तब ये परमेय संख्या होगी। ठीक है, परमेय संख्या की है, q की वैल्यू कभी 0 नहीं होनी चाहिए। अब आगे अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या क्या है? अपरमेय संख्या वो है जो p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सके, जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वो संख्याएं अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि आपका पाई, √2, √3, √8, √5, इस तरह की जो संख्याएं होती हैं जिनका पूरा पूरा वर्ग भी न निकले, घन भी न निकले, अगर वो अंडर वाली संख्याएं हैं तो वो किसमें जाएंगे? अपरमेय संख्या में चली जाती है। ठीक है, ये सब किसमें जाती है? अपरमेय संख्या में जाती है। इसके बाद आप देखिए एक चीज और आएगी, जो संख्याएं जैसे हमने बताया था 2.3578 है ना, 6, 2, इस तरह की जो चली जाती है, पूरी नहीं निकलती, वो संख्याएं किसमें चली जाती है? दशमलव वाली अपरमेय संख्या में चली जाती है। पाई तो अपरमेय संख्या में है, लेकिन पाई की जो वैल्यू है 22/7 वो किसमें है? परमेय संख्या में है। ये आप ध्यान देना, ये किसमें है? परमेय संख्या में है। और अपरमेय संख्या के अंदर ये सब आती है। अगर कोई बात कहे बेटा कि √4 तो ये किसमें आएगा? परमेय संख्या में आएगा, क्योंकि इसका वर्गमूल 2 होता है। √9 ये परमेय संख्या में आ जाएगा। √16 परमेय संख्या में आ जाएगा, लेकिन √15 अपरमेय में चला जाएगा। √10 अपरमेय में चला जाएगा। √8 अपरमेय में है, लेकिन यहाँ घन8 ये परमेय में आ जाएगा, क्योंकि इसका घन पूरा निकल रहा है। तो ये चीज को ध्यान रखना, ये √8 ये तो इसमें आ जाएगा, लेकिन √8 जो होगा वो अपरमेय होगा, क्योंकि इसका पूरा घन वर्ग नहीं निकल रहा, लेकिन इसका घन पूरा निकल रहा है। तो एक आएगी परमेय संख्या में आ जाएगी। इन सब चीजों का ध्यान रखना। अब आगे लेते हैं हम कुछ संख्याएं जो कौन कौन सी होती हैं। अभी लेते हैं सम संख्या। सम संख्याएं यानी इवन नंबर।
इवन नंबर ये क्या होती हैं? सम संख्याएं वो होती हैं जो दो से विभक्त होती हों, जो दो से पूर्णतः विभक्त होती हों, जैसे कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, इस तरह की अनंत तक चली जाती है। ये संख्याएं क्या कहलाती है? सम संख्याएं यानी इवन नंबर कहलाती है। इसके बाद आती है आपकी विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, विषम संख्याएं वो संख्याएं यानी ऑड नंबर। ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो दो से पूर्णतः विभक्त ना हो, जैसे कि 1 है, 3 है, एक के बाद क्या है? 3 है, 5 है ना, 7 है, 9 है, 11 है। ये इस तरह की संख्याएं होती हैं वो क्या कहलाती है? ऑड नंबर कहलाती है, विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, आपकी सम संख्याएं हो गई और विषम संख्याएं हो गई। ठीक, इसके बाद आपकी आती है कौन सी? भाज्य। भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर वे संख्याएं जो स्वयं के अतिरिक्त, स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य संख्या से अगर विभक्त हो जाती हैं तो वो संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो संख्याएं स्वयं से और एक के अतिरिक्त अन्य संख्या से विभक्त हो जाती है वो संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, कंपोजिट नंबर कहलाती हैं। अब इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी आएगी? 4। 2 नहीं होगी, ध्यान देना, 2 आपकी भाज्य संख्या नहीं होगी, क्योंकि 2 खुद से विभक्त हो रही और 1 से विभक्त हो रही, इसके अलावा किसी से विभक्त नहीं हो रही, इसलिए 2 क्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। भाज्य संख्या सबसे छोटी कौन सी हुई? 4। 4 के बाद आपकी 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 9, फिर 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 15, 16, 16 के बाद 18। ये आपकी क्या हो जाएगी? भाज्य संख्याएं हो जाएगी। अब बात आती है अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर वे संख्याएं जो अपने और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से विभक्त नहीं होती हैं, वो संख्याएं प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या कहलाती हैं। अब इसमें आती है सबसे छोटी संख्या आती है 2। यही ऐसी संख्या है जो कि सम होती हुई भी अभाज्य है, बाकी सभी संख्याएं कैसी होंगी? विषम होंगी। ठीक है, 2 के बाद 3, 5, 7, 11, 13, 13 के बाद 17, ठीक है, 17 के बाद आपकी 19 और 19 के बाद 23 और 23 के बाद आपकी आएगी 29 और 27 नहीं, 27 3 से विभक्त है, 9 से विभक्त है। ठीक है, तो कौन सी आएगी? 29 और 29 के बाद 31। इस तरह की आपकी चली जाएगी और ये संख्या आपकी 1 से लेके और 100 तक कितनी होती है? 25। 1 से 100 तक 25 होती हैं और 1 से लेके 25 तक 9 होती है। वेरी गुड। और 25 से लेके 50 तक 6 और 50 से लेके 100 तक 10। टोटल हो गई 25। ये आपकी संख्याएं होती हैं। ये आपको याद रखना जरूरी होता है, क्योंकि जब भी आगे प्रश्न आएगा उसमें इस तरह के आते हैं। दूसरा, जो भी और तैयारी कर रहे हैं, जबकि आगे आपके समुच्चय वगैरह बनते हैं, उनमें भी इस तरह की आ जाती है कि 25 से 50 तक की अभाज्य संख्याओं का, ठीक है, समुच्चय इस तरह की आ जाती है, या आपका योगफल करने को आ जाती है कि 25 से 50 तक की अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा, है ना। तो ये सब चीजें इसमें आ जाती हैं, तो इस चीज को आप ध्यान रखना। ये आपकी होगी अभाज्य संख्या। चलो इन्हें नोट करो, फिर आगे देखिए। अब है कुछ मान, कौन से मान कहां पर रखें? जैसे कि आपका आ जाता है स्थानीय मान। अगर ये चीज नहीं आ रही, स्थानीय मान, अगर ये एक ऐसा मान है कि अगर ये चीज जिसको नहीं आ रही उसे मैथ कभी भी नहीं आ सकता। और मैं देखता हूं कि ज्यादातर जो है आजकल के इंटर और बीएससी वाले भी ये स्थानीय मान को नहीं समझ पा रहे हैं, और इसीलिए मैथ नहीं होने का एक सबसे बड़ा कारण है। स्थानीय मान क्या है? किसी भी अंक की वो वैल्यू वो जिस स्थान पर रखा हुआ है
जैसे कि आगे संख्या आपको दी है 8 7 6 5 4, ये संख्या दी है। इसमें अगर पूछा है कि 6 का स्थानीय मान क्या है, 6 का प्लेस वैल्यू क्या है, स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू, तो प्लेस वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर 6 की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। अगर 8 की बात करते हैं तो 8 की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80,000। कितनी हो जाएगी, 80,000। ठीक है, ये आप ध्यान दें कि प्लेस वैल्यू का मतलब है कि जो अंक जिस स्थान पर रखा हुआ है, यानी ये आपका इकाई हो गया, दहाई हो गया, सैकड़ा हो गया, हजार हो गया, 10,000 हो गया, तो ये 10,000 के स्थान पर रखा हुआ 8 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 80,000 हो गई। ठीक है, प्लेस वैल्यू स्थानीय मान प्लेस वैल्यू क्या आई, 80,000 आई। अगर हम 7 की बात करें तो इसकी आपकी 7,000 हो जाएगी, 5 की बात करें तो 50 हो जाएगी, और 4 की बात करें तो 4 ही रहेगी, क्योंकि यहाँ इकाई अंक है। ये है स्थानीय मान। ठीक है, इसके बाद आप चलते हैं हम वास्तविक मान। वास्तविक मान एक वास्तविक संख्या पढ़ाई थी, और यहां पर हम क्या पढ़ा रहे हैं, वैल्यू पढ़ा रहे हैं, वास्तविक मान। वो अभी जो आपने पढ़ी थी, कंफ्यूज नहीं होना, वो थी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या वो वास्तविक संख्याएं थी, और ये है वास्तविक मान यानी वैल्यू है। ये क्या बता रही, वैल्यू है, ये संख्याओं को बता रही थी कितनी संख्याएं हैं, तो ये हम पढ़ चुके पहले, तो हमें इसको नहीं पढ़ना अभी हम किसको पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं, वास्तविक मान। वास्तविक मान को बेटा रियल नंबर यानी रियल वैल्यू क्या बोलते हैं, रियल वैल्यू, और रियल वैल्यू को इसमें हम बोलते हैं जातीय मान, ये भी बोलते हैं, जातीय मान के नाम से भी जानते हैं, इसको शुद्ध मान के नाम से भी जानते हैं, शुद्ध मान। ठीक है, इनके नाम से भी इसको हम जानते हैं, और भी कई तरह से, जब आप एग्जाम में आगे क्वेश्चन करेंगे तो इसमें ये सब समझ में आ जाएगा। ये क्या होता है, ये वो वैल्यू होती है, किसी भी अंक की वैल्यू किसी भी जगह पर रखी हो, उसकी वैल्यू में कोई अंतर नहीं होता। जैसे कि आपको 8 7 6 5 4 3 ये आपको संख्या दी है, इसमें अगर आपसे कहा कि 5 की वास्तविक मान क्या है, तो 5 का वास्तविक मान क्या होगा, 5 ही होगा। 7 का वास्तविक मान 7 ही होगा। 8 का वास्तविक मान 8 ही होगा। या जातीय मान कहा जाए या फिर शुद्ध मान कहा जाए, चाहे तो जातीय मान कहा जाए या शुद्ध मान कहा जाए, जो जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होता। ये होते हैं आपके जातीय मान। ठीक है, चलते आते हैं। इसके अलावा एक चीज और देखने का, एक है आपकी सह अभाज्य संख्याएं। आपने अभाज्य संख्याएं पढ़ी, सह अभाज्य संख्याएं, ये आपका हो रहेगा है सह अभाज्य संख्या, जिसे कहते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर यानी को प्राइम नंबर, ये क्या होती है, ये इस तरह के दो या दो से अधिक संख्याओं का ऐसा समूह जिसका एलसीएम हमेशा एक आता है। दो या दो से अधिक संख्याओं का ऐसा समूह जिसका एलसीएम एक आता है, वो सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मान लो आपका लिख दिया 8 13 21, ये आपकी एक संख्याओं का समूह है, समुच्चय है। अब इनमें देखिए कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिनका भाग तीनों में चला जा रहा हो, इनका एलसीएम क्या आएगा जब निकालोगे तो एक आएगा, तो ये आपकी सहअभाज्य संख्या कहलाएगी, को प्राइम नंबर कहलाएगी। इसके बाद आप देखिए 12 है ना, 17 8 15, दोनों भाज्य संख्याएं हैं, लेकिन फिर भी कौन सी है, सहअभाज्य संख्याएं हैं जो आपस में भाज्य नहीं हो रही एक के अलावा, इसलिए है दोनों कौन सी है, भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है। देखिए कंपोजिट नंबर होने के बाद भी ये कौन सी है, को प्राइम नंबर कहलाएगा, क्योंकि ये दोनों में जो इसका एलसीएम है वो क्या आ रहा है, एक आ रहा है, इसे कहलाता है सहअभाज्य संख्या। और इसके अलावा आती है क्रमागत संख्याएं। क्या होती है, क्रमागत संख्याएं, वो क्या होती है वो देखो। क्रमागत संख्या फर्स्ट 10 प्राकृतिक संख्या, क्रमागत प्राकृतिक संख्या है।
पहली 10 प्राकृतिक संख्या है तो कौन सी होगी? क्रमागत। क्रमागत प्राकृतिक संख्या कौन सी हो जाएगी? 1 2 3 है ना, 4 5 6 7 8 9 10, ये कौन सी होगी? क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं आ गई। अगर यहीं पर बात आ जाती है क्रमागत सम संख्याएं, क्रमागत 10 क्रमागत सम संख्याएं, 10 क्रमागत सम संख्याएं, तो 10 क्रमागत सम संख्या क्या आएगी? 2 हो गई, 4 6 8 10 12 14 16 18 20 है ना, ये कितनी होगी? 10 हो गई। तो ये 10 क्रमागत संख्याएं आ गई। ऐसे अगर आ जाती है 10 क्रमागत अभाज्य संख्याएं, 10 क्रमागत अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर, तो वो कौन से आएंगे? पहला आपका आएगा 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 29, है ना, देखो 10 हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या हो गई? क्रमागत संख्याएं हो गई। मतलब बीच में कोई संख्या छूटे ना, वो कहलाती है क्रमागत संख्या। तो यहाँ पर कोई संख्या नहीं छूटी, 2 से स्टार्ट हुई और 29 तक चले कंटिन्यू। जितनी भी आपकी अभाज्य संख्याएं हैं इसे कहते हैं क्रमागत अभाज्य संख्या। क्रमागत अभाज्य संख्या सुरेश। अब आगे देखें जो आपके एग्जाम के फैक्ट बनते हैं। एग्जाम के फैक्ट क्या बनते हैं? जैसे आपकी संख्या 1 है, अब 1 क्या है? सम है या विषम? तो ये किसमें है? विषम है। ये क्या है? विषम तो है, विषम संख्या तो है, लेकिन ध्यान रखना ये न तो भाज्य और न ही अभाज्य। एक न तो भाज्य न ही अभाज्य, न भाज्य और न अभाज्य, ये किसी में नहीं आती, न भाज्य में आती न अभाज्य में आती है, लेकिन विषम है। दूसरी चीज जीरो, जीरो किस में है? जीरो न ऋणात्मक है न धनात्मक है। जीरो न तो ऋणात्मक है न ही धनात्मक है। ये शून्य पूर्णांक अलग है, कभी एक पूर्णांक को बताया जाता है, ठीक है, लेकिन ये किस में आती है? सम में आ जाती है, सम में आ जाती है। दूसरी चीज तो दो एक ऐसी संख्या है कि दो सम होती भी अभाज्य है। एक सिंगल संख्या है जो कि सम होती हुई भी अभाज्य है, बाकी सभी संख्या अभाज्य संख्याएं कैसी होती है? विषम होती है। ये पॉइंट कई प्रश्न ऐसे बनते हैं, ये आप ध्यान देना कि दो जो है सम होती हुई भी अभाज्य है, बाकी सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कैसी होती है? विषम संख्याएं होती हैं और नंबर होते हैं। सिर्फ यही एक ऐसी इवन नंबर है जो कि आपके प्राइम नंबर है, ठीक है। ये फैक्ट। अब यहाँ देखें थोड़ा जीरो को लेके, जहां जहां माइनस पॉइंट कहाँ आते हैं वो आप समझते जाए। पूरा एक ऐसा लेके चलेंगे जो कि आप अगर यहाँ समझते रहे कहीं भी आप मार नहीं खाएंगे। जीरो को समझिए, एक आपका जीरो है, इसे अगर आप अलग थलग रखते हैं तो इसकी वैल्यू कुछ नहीं, लेकिन अगर इसी जीरो को हमने मान लो अगर ले लिया यहाँ पर 6 और 6 के आगे अगर हमने जीरो बढ़ा दिया तो क्या हुई? 60। यानी इसने अपनी वैल्यू को कितना बढ़ा दिया? 10 गुना बढ़ा दिया, 10 टाइम बढ़ा दिया, 10 गुना बढ़ा दिया। ये एक जीरो बढ़ने से अगर किधर बढ़ती है ध्यान देना, ये कौन सा है? राइट साइड। ये कौन सा है? राइट साइड। अगर किसी संख्या के राइट साइड में आप जीरो को बढ़ा देते हैं तो वो वैल्यू संख्या की वैल्यू को 10 गुना बढ़ा देती है। अगर इसी वैल्यू को, अगर इसी जीरो को हमने आपको जीरो लिख दी और इसके अगर हम लेफ्ट साइड में बढ़ा देते हैं, कितनी भी बढ़ा दें तो जो 10 गुना बढ़ा रही थी वो यहाँ पर संख्या की वैल्यू को कुछ नहीं बढ़ा रही, यानी यहाँ इसका इफेक्ट कुछ नहीं आ रहा। जीरो का प्रभाव कब पड़ता है? जब आप इसको राइट साइड में बढ़ाते हैं। लेकिन ध्यान रखना ये कब बढ़ेगी? जब तक कि इसके बीच में कुछ ना हो, संख्या और जीरो के बीच में कुछ भी ना हो, तब जीरो 10 गुना कीमत बढ़ाती है। अगर आपकी या 6 आपने लिखा या मान लो 5 लिखा आपने और 5 के बाद आपने पॉइंट लगा दिया और उसके बाद आप कितनी भी जीरो बढ़ा दें यानी कि कोई भी वैल्यू
नहीं बढ़ेगी। ये जीरो जब पॉइंट बढ़ने के बाद ये जीरो इसकी वैल्यू को क्या कर देती है, सीमित कर देती है। यहाँ पर वैल्यू सीमित हो जाती है अगर राइट साइड में पॉइंट लग गया तो। अगर यही पॉइंट आपका लेफ्ट साइड में आ जाता है तो इस संख्या की वैल्यू को 10 गुना कम कर देती है, यानी किसी संख्या को 10वां हिस्सा बना देती है एक पॉइंट लगने के बाद। अगर पॉइंट और संख्या के बीच में अगर जीरो और बढ़ा दी जाए, मान लो पॉइंट है और इसके बाद जीरो बढ़ा दी और ये कर दिया, तो इसने किसी संख्या को 100 गुना कम कर दिया, यानी 100वां हिस्सा बना देती है। ये आप ध्यान देना, क्योंकि जब भी बच्चे गलती करते हैं तो यही करते हैं ये पॉइंट और जीरो के ऊपर, इसलिए मैथ में कहीं ना कहीं गड़बड़ी आती है। तो जब भी आप ये पॉइंट देखें तो पॉइंट को आप ध्यान से देख लें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आपको दी हुई संख्या उसमें कहीं बीच में पॉइंट लगा हुआ है और हमने ध्यान नहीं दिया। दशमलव तो बहुत बड़ी वैल्यू है। अगर बात करें इसकी तो यही एक वीडियो हमारा पड़ा हुआ है जो आपकी सफलता में दशमलव और शून्य का महत्व, वो बहुत है जिसके लिए एक्सप्लेन सब आए थे, ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं कि आपकी सफलता में कैसे, उसके लिए मैं टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, वो ऑलरेडी वीडियो आपका बना हुआ है, उसे जरूर देख लें। वो आपकी सफलता में कितना बड़ा महत्व करती है, क्योंकि पहला वीडियो था, हो सकता है कि थोड़ा लंबा है, तो उसे आप स्पीड करके और देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका बनता है। इसके अलावा आप देखें क्या होता है। अगर आप कोई संख्या लिख रहे हैं, कोई संख्या आप लिख रहे हैं, जैसे कि आपने मान लीजिए 2.56 प्लस 5.6 प्लस 256, इस तरह की संख्या को आपको जोड़ना है। तो जब इस तरह की संख्या को जोड़ना है तो ये आप ध्यान रखें, यहाँ पर बहुत बड़ी गलती होती है। इस तरह की जब संख्या आती है तो बहुत बड़ी गलतियां कर देते हैं। यहाँ क्या करना, हमेशा 2.56 और यहाँ पर क्या है 5.6 और यहाँ जीरो आप बढ़ा सकते हो, लेकिन पॉइंट के बाद ही 6 आना चाहिए। अब इसमें देखिए कि पॉइंट नहीं है तो इसे हम कहाँ ले जाएंगे 256.00। जब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ क्या आया 6 और 5 और 6 11 और ये आपका 3 और 5 8, 8 और 6 14 है ना, और 5 और 2 7 और 1 8 और 2, यानी 284.16 इसका आपका योग आएगा। अमूमन गलती यहाँ पर करते हैं, मैथ को ना आने का कारण है कि ये सब चीजें हमसे नहीं आती। तो ये एक्चुअली जो क्लास है उनके लिए है जो वास्तविक बेसिक हैं, जो बहुत फॉरवर्ड है उनके लिए नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग अगर देखेंगे तो कहेंगे क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन वास्तविक उनके लिए है जिनका मैथ बहुत वीक है। तो ये सब पॉइंट हैं जहां पर हम मान खा जाते हैं। दूसरा चीज, अगर आपसे कहा गया 0.001 इंटू 0.1, इसका आपको मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करें। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा मल्टीप्लाई करने में, गुणा करने में हमेशा जब भी देखिए एक ही आता है, लेकिन दशमलव के अंक कितने हो गए 1 2 3 4 दशमलव के अंक हो गए। तो इसे हम क्या करेंगे 4 को बढ़ाने के लिए इसके बाद हम 3 और बढ़ा देंगे तो यहाँ पर आता है 0.001, ये आपका गुणनफल आ जाएगा। जब इस तरह की कमियां होती हैं तब हम आगे मैथ को नहीं कर पाते। हम कोशिश करेंगे कि इसी तरह से आपको लेके चले, कम से कम टाइम में अधिक से अधिक आपको सिखाएं। और जितने भी आप लोग बैठे हो, जो आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा फिर से वीडियो देख लेंगे, तो शाम को 8 बजे वीडियो आपके पास अपलोड होता है, आप देखते रहिए। और जो भी आपको फिर भी प्रॉब्लम आती है आप घर बैठे हुए चैट पर कर सकते हैं हमसे, लाइव चैट में रहता हूँ और वैसे भी आप कर सकते हैं। और अभी शुरुआत होगी जो रात को 8 बजे आपकी ऑनलाइन क्लास भी आया करेगी, इसकी भी स्टार्टिंग हो गई है। जितने भी आप लोग मिल रहे हो यहाँ पर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ये सब चीज़ें आप करते रहें। चलिए आगे।